अब बात करते हैं हम वर्ण विचार के बारे में। हमने बात की थी व्याकरण की, पिछली क्लास में व्याकरण के बारे में, व्याकरण शब्द का अर्थ क्या होता है भली बाती समझना। वो क्लास बीच में रुक गई, इस कारण हमें अगले वीडियो में इसको डालना पड़ेगा। और हमने क्या पढ़ा था, व्याकरण, 1 मिनट समझ लो। व्याकरण, व्याकरण अर्थ होता है व्याकरण शब्द का भली बाती समझना, यानी कि किसी शब्द को भली बाती समझना। और व्याकरण के कितने भेद बताए थे पिछली क्लास में? 3। कौन कौन से? शब्द विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आज हम चर्चा करेंगे इसके अंदर वर्ण विचार के बारे में, यानी कि व्याकरण का पहला भेद कौन सा आएगा? वर्ण विचार। तो एडिंग डाल लेना 1 नंबर पे वर्ण विचार। आज हम बात करेंगे वर्ण विचार के बारे में। 1 नंबर पे आएगा वर्ण विचार। अब वर्ण विचार के अंदर एक शब्द आ रहा है वर्ण। अब हम पढ़ेंगे वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसको हम और अधिक भागों में नहीं तोड़ सकते। इसको जैसे एग्जाम्पल के लिए क, क इसको तोड़ के नहीं बता सकते हम, इसको नहीं तोड़ सकते। इस ऐसे लिख सकते हैं मैं, ट। इसका इससे अधिक रूप नहीं किया जा सकता। अगर ये एक, अब ये क है, क को क्या लिख सकते हैं? क प्लस ए। इसमें ए क्या है? वर्ण। और ए क्या है? स्वर। अब क वर्ण है तो इसके एक से अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब लिख सकते हैं हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका हम एक से अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके हम एक से अधिक टुकड़े नहीं किए सकते। इसको हम लिख सकते हैं भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके कोई अधिक टुकड़े ना किए जा सके, अर्थात लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसको लिख सकते हैं हम भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। भाषा की वह एक छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे में क्या लिख सकते हैं? क, च, ज, ट, प, त, द, ड इत्यादि। यानी कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, यानी कि लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब वर्ण को कितने प्रकार में बांट सकते हैं हम? वर्ण को
दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? एक नंबर पर आएगा स्वर और दो नंबर पर क्या आएगा? व्यंजन। एक नंबर पर क्या आएगा? स्वर और एक नंबर पर क्या आएगा? व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन को बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले हम पढ़ेंगे ध्वनि। अब वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है? अब लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, अब लेकिन मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? ध्वनि। अर्थात किसी अक्षर अथवा वर्णों के समूह को मौखिक रूप दे दिया जाए तो उसे ध्वनि कहते हैं। अब एक लिख लेते हैं हम ध्वनि की छोटी सी परिभाषा। ध्वनि क्वेश्चन आता है एग्जाम में सीधा सीधा, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन आ जाता है वर्ण, स्वर, शब्द, वाक्य, तो इसमें क्या हो जाएगा? ध्वनि। और एक ऑप्शन आएगा ध्वनि। लिख सकते हैं हम मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। अर्थात मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। अर्थात किसी अक्षर किसी अक्षर को अथवा वर्णों को मौखिक रूप से, अर्थात किसी सब वर्णों के समूह को मौखिक रूप से, ऐसा लिख लो, वर्णों के समूह को मौखिक रूप दे दिया जाए। अर्थात किसी अक्षर को अथवा वर्णों के समूह को मौखिक रूप दे दिया जाए। अब ध्वनि पढ़ते तो बाद में कौन आएगा? अक्षर। ध्वनि के बाद में अक्षर भी आएगा। इससे पहले पढ़ लेते हैं वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या होता है। वर्ण और ध्वनि में अंतर, चलो अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे वर्ण और ध्वनि में अंतर। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अब पढ़ेंगे वर्ण और ध्वनि में अंतर। वर्ण और ध्वनि में अंतर। वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर होता है? वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं मैं। जैसे एक शब्द है कमला, ये क्या है? एक शब्द क्या है? कमला। अब इसमें ध्वनि की बात करें, कमला में कितनी ध्वनियां हैं? एक क, एक मैं और एक ला। इसमें कितनी ध्वनियां हैं? 3 ध्वनियां हैं। ठीक है। और इसी शब्द में बात करते हैं वर्णों की। कितने वर्ण है इसमें? एक वर्ण है। अब क के अंदर देख लेते हैं, क प्लस अ, मैं प्लस अ और ल प्लस आ। इसमें कितने वर्ण हुए? 6 वर्ण हुए। इसमें वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 0 6। यही अंतर होगा ध्वनि और। ध्वनि तो होगी जो क है, म है, ला है, यानी इसी शब्द में 3 ध्वनियां हैं। और वर्ण कितने हो गए? वर्ण होंगे वह लिखित रूप से वह छोटे से छोटे इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, यानी क के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, ए के नहीं किए जा सकते, आ के नहीं किए जा सकते। इसका और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। सुरेश। अब सुरेश के अंदर ध्वनि की बात करें तो ध्वनि हो जाएगी सु
वे स, यानी कि कितनी हो जाएगी 3 ध्वनि। इसमें वर्ण की बात करें, वर्ण होंगे स प्लस उ, र प्लस ए और स प्लस ए, यानी कि इसमें भी 6 वर्ण हो जाएंगे। इसी प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं ध्वनि के बाद में एक शब्द आता है अक्षर, यानी कि अक्षर शब्द का, अक्षर का क्या मतलब होता है। अक्षर, अक्षर में क्या आएगा अ प्लस क्षर, अ प्लस सर। इसको हम अगली स्लाइड पर देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अब हम बात करते हैं अक्षर की। अक्षर, अगर हम अक्षर को तोड़ते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अ प्लस सर। अ क्या होता है और सर क्या होता है। अक्षर का मतलब होता है जिसका हम नाश नहीं कर सकते, अ का मतलब नहीं, वो अक्षर का मतलब नाश। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जिसका नाश नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, यानी कि जिसका नाश नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाता है, अक्षर। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मुख्य, यानी कि मौखिक रूप से या मुख द्वारा उच्चारित वह ध्वनि जिसका नाश नहीं हो, यानी कि हम मुंह द्वारा जो भी बोलते हैं उसका हम नाश नहीं कर सकते। उसका एग्जाम्पल लेके मैं भी बता दूंगा, राम, राम। अब राम का हम नाश नहीं कर सकते, वो आगे बताऊंगा मैं। अर्थात मुख के द्वारा उच्चारित वह ध्वनि जिसका नाश नहीं हो, अर्थात हवा के एक ही प्रवाह में बोली जाने वाली ध्वनि अक्षर कहलाती है। हवा के एक ही प्रवाह में बोल सकते हैं जिसको हम अक्षर कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे बोल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं मुख्य द्वारा उच्चारित वह शब्द, मुख्य द्वारा उच्चारित वह ध्वनि जिसका नाश नहीं हो, अर्थात मुख्य द्वारा वह ध्वनि जिसका नाश नहीं हो, अर्थात वाक्य, अर्थात हवा के एक ही प्रवाह में, अर्थात हवा के एक ही, हवा के एक ही प्रवाह में बोली जाने वाली ध्वनि, हवा के एक ही प्रवाह में बोली जाने वाली ध्वनि, बोली जाने वाली ध्वनियां अक्षर कहलाती है। अब एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, राम है, ये राम पूरा नहीं है, राम ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये इसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है राम, रा प्लस मैं और प्लस ए, राम, राम है। हवा के एक ही प्रवाह से बोले जा रहे हैं, देखना, राम है, राम है, राम है। एक लिखते हैं हम ओम, 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 ओम। हवा के एक ही प्रवाह में निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये अक्षर है। तो इसके उदाहरण के लिए लिख सकते हैं राम है, ओम है। कोई भी हो सकता है, ये तो देख लो, सीता है, कव है, ऐसा भी कुछ भी हो सकता है जिसका हम एक ही हवा के एक ही प्रवाह में मुख से बोला जाता है, यानी कि वह ध्वनि जो मुख के एक ही प्रवाह में बोली जाती है वह क्या कहलाती है, अक्षर कहलाती है। अब अक्षर के बाद में क्या आएगा, शब्द। शब्द क्या होता है, शब्द क्या होगा, एक
शब्द वर्णों का एक सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यानी कि 3-4 वर्णों को मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक शब्द कहलाता है। अर्थात अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, शब्द है। यहाँ लिख सकते हैं वर्णों का सार्थक, यानी कि जिसका अर्थ निकले, अर्थ के साथ समूह होना चाहिए। समूह वर्ण सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। इसको जैसे क मैं ला शब्द क्या हो जाएगा, कमला। कमला क्या है, एक प्रकार का शब्द है। यानी कि वर्णों का एक सार्थक समूह होना चाहिए। जैसे एक और अर्थ लेते हैं क मैं ल, तो क्या हो जाएगा, कमल। अब कमल है ना, कमला कोई है व्यक्ति और कमल क्या है, एक फूल का नाम है। अब एक और लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, यानी कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, शब्द है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, चलो अगली स्लाइड में लिख देता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अब आगे बताता हूं, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द। अब इसके बाद में क्या आएगा, शब्द के बाद में क्या आएगा, वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, यानी कि वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। एक परिभाषा और लिख लेते हैं, वर्णमाला। ये पढ़ने में तो इजी लग रहा है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से वर्णमाला का शब्द कौन सा है, वर्णमाला क्या है। वर्णों का व्यवस्थित समूह है, वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है। अब इसके बाद में क्या आएगा, वाक्य। वाक्य क्या होगा, इनको हम पहले इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे आगे दिक्कत न आए। तो मैं आगे बोलूँ वाक्य, तो वाक्य का मतलब आपको समझ में आना चाहिए वाक्य क्या था। शब्द बोलूँ तो शब्द का अर्थ हो जाना चाहिए कि वर्णों का कोई समूह होगा जो शब्द होगा। इसलिए इनको मैं छोटी छोटी परिभाषाओं को पहले बता दे रहा हूँ। अब शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अर्थात दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और अर्थ का बोध कराते हैं, यानी कि अर्थ भी निकलना चाहिए। इसको लिख सकते हैं हम, वर्णों का वर्णमाला के अंदर क्या है, इसका लिख लेते हैं। जैसे उदाहरण लिख लेते हैं, अ, आ, ई, उ, और ये जितने भी होते हैं वर्ण, इन सबको क्या कहते हैं, वर्णमाला के अंदर आ जाते हैं। वाक्य, वाक्य के अंदर क्या लिखते हैं, शब्दों का सार्थक समूह है। शब्दों का सार्थक समूह है, वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और उनका पूरा अर्थ, उनके पूरे अर्थ का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इसको लिख सकते हैं, अर्थात जब दो या दो से अधिक, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं
दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और उनका पूरा पूरा अर्थ निकलता है तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे वाक्य कहते हैं। इसके अलावा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको कोई नहीं बताता है। इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ पहले। जैसे दो या दो से अधिक शब्द कैसे मिलेंगे। मान लो कृष्ण गाय चराता है, कृष्ण गाय चराता है, कृष्ण गाय चराता है। चार शब्द मिलके क्या बना दिया, एक वाक्य बना दिया। एक और लिख लो इसके अंदर, राधा, कृष्ण गाय चराता है, राधा गाना गाती है। राधा शब्द हो गया, गाना शब्द हो गया, गाती है शब्द हो गया, और है हो गया है शब्द। अब बात करते हैं जो कोई नहीं बताता, यानी कि वाक्य क्या है। भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वाक्य है। यानी कि भाव के आधार पर, हमारी भावनाओं के आधार पर। इसको विशेष करके लिख लेना, एक क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, इसको कोई नहीं बताता है। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, छोटी इकाई वाक्य है। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वाक्य। वर्णमाला पढ़ लिया, वाक्य पढ़ लिया। अब चार क्वेश्चन, यानी कि आपको विशेष करके कुछ नोट करवा देता हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम में आएगा। 5 पॉइंट मैं आपको नोट कराऊंगा। यानी कि लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण है। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले तो कौन सी होगी, वर्ण। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले तो शब्द, और भावार्थ के आधार पर पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी, वाक्य। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। आगे मैं विशेष करके 5 लिख देता हूँ। अब विशेष करके लिखना है हमें, एक नंबर पे लिख लेना विशेष सूचना। एक नंबर पे क्या लिखना है, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। मैं आपको टेलीग्राम पर इसकी क्यूज भी डालूंगा, तो आपको वहां से इसको सोल्व भी करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, मैं बाद में बताऊंगा ये इसका आंसर। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। 3 नंबर पे लिखना है हमें, मौखिक हो गया, लिखित हो गया, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। 4 नंबर पे आएगा भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। 5 नंबर पे लिखना है भाषा की सबसे छोटी इकाई, और भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ध्वनि। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, शब्द।
और भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? वाक्य। और भाषा की सबसे छोटी इकाई, इससे पूछ ले भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी वर्ण। ये 5 बातें आपको याद रखनी है। चलो आज की क्लास यही रखते हैं, कल हम स्वर और व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे और इसी प्रकार हम अपना वर्ण विचार करके कंप्लीट कर देंगे। चलो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसके अंदर मैं आपको अच्छी अच्छी क्यूज डालता रहूँगा और वहाँ से आप सोल्व कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।